हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी इंग्लिश की अगली क्लास है जिसमें हम लोग वर्ब के बारे में देखेंगे। वर्ब क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वर्ब। A verb is a kind of word that tells about an action or a state। कह रहे कि वर्ब वही होता है जो क्रिया क्या है, हम क्रिया क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। वर्ब का मतलब ही क्रिया होता है और इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। और ये वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है क्योंकि हर सेंटेंस के पास एक वर्ब होता है, यानी कि सेंटेंस जो काम कर रहा है करता वो कुछ ना कुछ क्रिया करता ही है। जैसे कि माई फादर गोज़ टू ऑफिस, मेरे पिता घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। आई गेव हर ए बुक, मैंने उसको एक किताब दी। अब ये तो था वर्ब। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। इसमें पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, जैसे कि हम लोगों ने हिंदी में ही पढ़ा है, जिसमें ऐसी क्रिया जो स्वयं पूर्ण भाव स्पष्ट करती हो, जिसे अपना भाव प्रकट स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कमला वीप्स, कमला रोती है। इसमें किसी जो सब्जेक्ट है उसको किसी ऑब्जेक्ट की ये तो वर्ब हो गया। अब इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कमला वीप्स, कमला रो रही है। द बॉयज़ लॉफ, लड़के हंस रहे हैं। द बेल रैंग, घंटी बज रही है। द बस स्टॉप, बस रुक गई। अगला है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसे अपना भाव पूर्ण करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति या सजीव वस्तु या कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जिरंड या इन्फिनिटिव का भी यूज़ होता है, जैसे कि यू स्टॉप्ड राइटिंग, तुम लिखना बंद करो। ही रिमेंबर्ड टू पोस्ट द लेटर, उसे लेटर को पोस्ट करना याद रहा। द फार्मर किल्ड अ स्नेक, किसान ने एक सांप को मार डाला। तो ये थी सकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इसमें देखिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है जिसको हम लोग इंगित करके अपने कर्म को बता रहे हैं, और इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सब्जेक्ट अपना कार्य अपने में ही क्रिया करके पूर्ण कर ले रहे हैं। आगे कुछ नोट पॉइंट है, हम लोग देखते हैं इनको। सजीव व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब क्रिया से किसको का प्रश्न करते हैं तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब क्रिया से क्या का प्रश्न करते हैं तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। सजीव व्यक्तियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब क्रिया से किसको का प्रश्न हो, यानी तुमने ये पेन किसको दिया। फिर और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या का प्रश्न करते हैं, जैसे वो जो जा रहा है उसके पास क्या रखा है। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट। वहाँ तो हम लोगों ने पीछे देखा ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया विद टू ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ हम देखेंगे कभी कभी सकर्मक क्रिया जो होती है वो दो ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है, जैसे कि दे बॉट हर अ डॉल, वे उसके लिए एक डॉल लेकर आए। यहाँ पे वे भी है और हर भी है, यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। मुझे भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। मिस्टर जैन टीचेज मी इंग्लिश, इनमें हर एंड मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तथा ए डॉल, अ पेन, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सबको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो दो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हुआ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे बॉट अ डॉल फॉर हर। यहाँ पे इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है। सी गेव अ पेन टू मी, मिस्टर जैन टीचेज इंग्लिश टू मी।
अगला है लिंकिंग वर्ब्स, थर्ड टाइप, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट, यानी कि ये इनकम्प्लीट होता है, इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है, किसी कॉम्प्लीमेंट की। वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उन्हें लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। इन वर्ब्स के बाद आए कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ऐसे मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं उनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गुड सिंगर्स, ही बिकेम हैप्पी, आई रिमेन साइलेंट। अब अगला टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। जब कोई वर्ब अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो तथा कोई टेंस बनाने में उनकी सहायता करे तब ऐसे वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि ही इज़ रीडिंग अ बुक, दे वर प्लेइंग अ मैच। जैसे कि ही इज़ रीडिंग अ बुक यानी कि इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हम लोग नॉर्मली ही यूज़ करते हैं। दे वर प्लेइंग अ मैच, और ये इसका यूज़ टेंस बनाने के लिए किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स का। आगे हम लोग टेंस के पार्ट्स में देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब बी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैव, हैड तथा डू, डज, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कॉट, ought, got to, need, dare etc. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये अन्य किसी वर्ब के साथ प्रयोग होकर मोड प्रकट करते हैं यानी सहायता प्रदान करते हैं। वही ऑक्सिलरी वर्ब्स तो सहायक वर्ब्स होते ही हैं। फ्रेजल वर्ब अगला टाइप है। अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन, एडवर्ब या एडवर्ब पार्टिसिपल को लगा देने पर वह भिन्न अर्थ देता है, अतः वर्ब के ऐसे कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन, एडवर्ब या एडवर्ब पार्टिसिपल लगा देने पर वो एक डिफरेंट अर्थ देते हैं, उन्हीं को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि आस्क, आस्क माने पूछना होता है और आस्क फॉर माने मांगना होता है। गिव मतलब देना, गिव अप मतलब त्यागना, गिव इन मतलब हार मानना। एक शब्द लगा देने से अर्थ पूरा बदल जाता है। जैसे कि फाइंड माने पाना, फाइंड आउट माने खोजना, ब्रिंग माने लाना और ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना। अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब भी दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट भी होता है और इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने वर्ब्स देखे और वर्ब्स के टाइप देखे, इनके एग्जांपल्स देखे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग एडवर्ब्स देखेंगे। धन्यवाद।